हेलो फ्रेंड्स, इस ईयर पे राजावत और आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई के अंदर जो भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल है मई 2021 और नवंबर 2021 एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए वैसे बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है सप्लाई चैप्टर के अंदर। तो और एक्चुअली होता क्या है कि आपको कई बार पढ़ने में परेशानी आती है कि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है तो एक बार एक साथ में हो नहीं पाता है। तो हमने सारे जो अमेंडमेंट्स हैं उनको बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। हर चैप्टर के जो अमेंडमेंट है उनको हम एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम चार्ज ऑफ जीएसटी का अमेंडमेंट जो है वो आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम आगे वाले चैप्टर के अंदर बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई के अंदर क्या अमेंडमेंट है। ठीक है, अगर ना वैसे प्रैक्टिकली बहुत बड़ा अमेंडमेंट, बहुत अच्छा बड़ा अमेंडमेंट नहीं है, एक बहुत छोटा सा पॉइंट था और वो अमेंडमेंट दिया इसलिए क्योंकि वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इन्होंने एक अमेंडमेंट दिया है। देखिए समझिएगा पॉइंट क्या है। शेड्यूल सेकंड पैरा 4 अमेंडेड टू ओमिट द वर्ड वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। प्रोविज़न किससे रिलेटेड है? प्रोविज़न रिलेटेड है सप्लाई की डेफिनेशन से जो लिखी हुई है शेड्यूल 2 के अंदर। देखना, वेदर सर्टेन एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of service as referred to in schedule 2। प्रोविज़न ये था, प्रोविज़न में पॉइंट ये था, वो था डीम्ड सप्लाई से रिगार्डिंग। इसे सप्लाई कब सप्लाई नहीं होते हुए भी सप्लाई मान ली जाएगी। और उसके अंदर एक पॉइंट, एक जो वर्ड लिखा होता है, एक जो सेंटेंस लिखा होता है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। वहाँ लिखा था वेदर और नॉट, क्या लिखा हुआ था वहाँ पर? लिखा है वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। अब पॉइंट देखिएगा क्या पॉइंट था। पॉइंट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब प्रोविजन क्या था देखिएगा, पुराना प्रोविजन क्या था, उसके अंदर अमेंड क्या किया गया, चेंज क्या किया गया, छोटी सी चीज़ को चेंज किया गया। वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ट्रांसफर्ड, जब गुड्स जो किसी बिजनेस से रेट करते हैं जो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या डिस्पोज्ड ऑफ, या निकाल दिए जाते हैं या डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं, या और अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस सो एज नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब कि वो अब हमसे रिलेट नहीं है। तो आपकी कोई बिजनेस की एसेट थी, उसको आपने थ्रो कर दिया, सेल कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डिस्पोज कर दिया, किसी भी नाम से बुला लो, किसी भी डेफिनेशन से बुला लो। अभी देखना होता क्या है। अब यहाँ वर्ड लिखा हुआ था वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। पैसा लिया हो या नहीं लिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ट्रांसफर और डिस्पोजल इज सप्लाई, वो सप्लाई माना जाता था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक्चुअल सप्लाई है, मैं बोल रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ, इट इज़ डीम्ड टू बी सप्लाई। वो सप्लाई मान ली जाएगी, वो सप्लाई अज्यूम कर ली जाएगी। दैट वाज द प्रोविजन रिगार्डिंग बिजनेस एसेट। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट देखना, वेयर वेयर बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस गुड्स हेल्ड और यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस आर, जो आपके जो भी एसेट्स है, ठीक है, वहां से वर्ड क्या हटा दिया, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, ये वाला से वर्ड हटा दिया। ठीक है, पुट टू एनी प्राइवेट यूज, वो चीज़ें जो पहले बिजनेस में काम में आ रही थी, अब उन चीज़ों को मैंने क्या कर लिया है, प्राइवेट यूज में ले लिया है। आर यूज्ड और मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन द पर्पज ऑफ बिजनेस। मतलब पहले, ठीक है, पहले कोई एसेट कौन से पर्पज में काम आ रही थी, यूज्ड, आप क्या बोल रहे थे सर उसको, यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। पहले वो चीज़ें जो थी आपकी किस में काम आ रही थी, वो बिजनेस पर्पस में काम में आ रही थी। नाउ इट इज नॉट यूज्ड इन बिजनेस। सर वो अब से हमारे लिए बिजनेस में काम में नहीं आ रही। अभी आप बोलेंगे सर बिजनेस में काम में नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस में काम में नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि वो आपने प्राइवेट यूज़ में ले ली हो, वो आपने डिस्पोज ऑफ कर दी हो, डिस्कार्ड कर दी हो, किसी भी तरह से, कोई भी नेचर में, कोई से भी नाम ले लो आप। ठीक है, या आप उसको बिजनेस पर्पस के अलावा किसी और यूज में ले रहे हो, या द यूसेज और मेकिंग अवेलेबल टू सच सप्लाई, ठीक है ना, इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। वेयर एनी पर्सन सीजेस टू अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या अमेंडमेंट किया गया, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन वर्ड को यहाँ से हटा दिया गया। अब इससे फर्क क्या पड़ा, ठीक है ना, इससे फर्क क्या पड़ा समझना। मान लो आपके पास एक बिजनेस एसेट्स है, सपोज यू आर हैविंग अ बिजनेस एसेट। हाँ जी, तो समझिएगा बहुत छोटा सा इम्पैक्ट डालना था अमेंडमेंट का।
ठीक है ना। वेदर और नॉट फॉर सप्लाई, वेदर नॉट फॉर कंसिडरेशन जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक छोटा सा पॉइंट डाल दिया और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इफ़ गुड्स एक्वायर्ड, अगर आपने किसी भी तरह का गुड्स एक्वायर किया है, ठीक है, और उस गुड्स के ऊपर ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन टेकन, उसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली है, मतलब कि आप उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हो। तो अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी गुड्स एक्वायर करा है और उस गुड्स के ऊपर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब कि आईटीसी आपने अवेल कर ली है, आईटीसी आपने ले ली है, और फिर अगर आप उसको डिस्कार्ड करते हो, ठीक है ना, डिस्कार्ड करते हो या उसको डिस्पोज ऑफ करते हो, तो वो आपके लिए क्या माना जाएगा, वो आपके लिए सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर कवर होगा। उसी तरह से अगर आपने गुड्स को एक्वायर कर लिया है, किसी तरह का गुड्स एक्वायर किया लेकिन आपने आईटीसी अवेल नहीं करी, आईटीसी नॉट अवेल्ड, ठीक है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक्चुअली क्या होगा कि वो कंसिडरेशन वर्ड वाला, कंसिडरेशन जो वर्ड था वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि ये कंसिडरेशन है या नहीं, कंसिडरेशन लिया नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उस वर्ड को ही पूरा ओमिट कर दिया, पूरा वर्ड को हटा दिया और सिंपल अभी डेफिनेशन रह गई कि अगर आपने कोई गुड्स एक्वायर किया है और उसके ऊपर अगर आईटीसी नहीं ली है और फिर अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हो, कुछ भी करते हो, तो नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। अगर आपने हमसे क्लासेस ली है तो मैंने क्लास के अंदर भी पढ़ाया था, अगर आप ये पूरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रिंसिपल है वो एक हाथ दे एक हाथ ले के बेसिस पर चलता है। मतलब कि अगर आप क्रेडिट ले रहे हो, ठीक है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, सप्लाई मानी जाएगी। अगर आप क्रेडिट ले ही नहीं रहे हो तो वो सप्लाई मानी नहीं जा सकती। तो उसी बात को गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कर दिया है, और ज़्यादा क्लेरिफाई कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन में डाला है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है, वो सी पॉइंट उसी का क्लेरिफिकेशन है, देखिएगा सी पॉइंट उसी का क्लेरिफिकेशन है। वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, वो पहले टैक्सेबल पर्सन था और अभी वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, मतलब पहले वो रजिस्टर्ड था अभी वो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है। एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, जितने भी गुड्स वगैरह उसके पास अवेलेबल हैं पड़े हैं, शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन। तो पहले वो भाई साहब टैक्सेबल पर्सन थे, अभी वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो जितने भी गुड्स पड़े हुए हैं वो सब भी आपके लिए सप्लाई माने जाएंगे। मैं इसको इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सेसी सॉरी सेसी becomes non-registered oblique non-taxable person on 15th अप्रैल 2021। मान लो 15th अप्रैल 2021 को वो आज से रजिस्टर्ड नहीं रहते, ही इज़ नाउ ही इज़ अ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। अगर वो आज से नॉन रजिस्टर्ड पर्सन बन जाता है या उसको हम बोल देते हैं नॉन टैक्सेबल पर्सन बन जाता है, तो ठीक है ना, all goods up to 15th April 21 will be treated as सप्लाई। जितना भी गुड्स उसके पास पड़ा हुआ है उस सब के ऊपर उसका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। क्योंकि इससे पहले जितना भी गुड्स पड़ा था या आपके पास अभी तक जितना गुड्स आया था उस सब के ऊपर आपने क्या ली होगी, इनपुट टैक्स रेट होगी। और जब आपने इनपुट टैक्स रेट लिया तो आपको आउटपुट टैक्स भी देना ही देना पड़ेगा, उसका आपके पास कोई भी एग्जम्पशन कोई भी बेनिफिट नहीं है। जितना भी टैक्स अमाउंट पड़ा है उस सबकी आपको क्रेडिट ली है, जितना आपने क्रेडिट लिया है अभी आप सप्लाई कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मान लो आपने अमाउंट लिया हुआ होता लेकिन आपने टैक्स क्रेडिट नहीं ली होती तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं, क्रेडिट नहीं ली, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, लेकिन ये प्रोविजन कब एप्लीकेबल नहीं होगा, अनलेस इन बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस ही किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देते हो तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेकंड, बिजनेस इज कैरीड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। बिजनेस जो है वो आप किसी रिप्रेजेंटेटिव वगैरह को दे देते हो तो उस इन दो केसेस में ये वाला प्रोविजन, मतलब कि जो आपका जो भी गुड्स वगैरह था वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, बाकी सारे केसेस को सप्लाई माना जाएगा। तो ये एक बहुत छोटा सा अमेंडमेंट था, गवर्नमेंट ने सिर्फ अमेंडमेंट इसलिए दिया है ना। गवर्नमेंट का ये जो प्रोविज़न देने का जो लॉजिक था, जो इंटेंशन था वो बहुत सिंपल सा था।
गवर्नमेंट का लॉजिक इतना सा था कि जो भी सप्लाई है वो सब आपके लिए क्या मान ली जाए, ठीक है ना, जो भी आपका मतलब जो भी एम्बिग्यूटी है, जो भी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन को हम खत्म कर सके। सिंपल प्रोविज़न है, अगर आपने कोई बिजनेस सेट ली है, कोई गुड्स लिया जिसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, ठीक है ना, अभी आप उसको सप्लाई कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करते हो, डिस्कार्ड करते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ली तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो दैट इज़ द अमेंडमेंट। अब इसको अमेंडमेंट कहो या उसको मैं अमेंडमेंट क्लैरिफी कह भी नहीं सकता, इट इज़ जस्ट अ क्लैरिफिकेशन। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर है, वो है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। ये डेफिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी देखना, द डेफिनेशन अमेंडेड टू मर्ज दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड इंक्लूड यूटी ऑफ लद्दाख। जैसे सबको पता ही है सर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना, तो वहाँ पर पहले वो पूरा स्टेट था और फिर अभी क्या हो गया, अभी वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है। पहले जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है ना, स्टेट था पूरा, तो उसके अलग प्रोविजंस थे, अभी वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। और दमन दीव के बारे में एक छोटा सा अमेंडेड है कि यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है, तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि सर यूनियन टेरिटरी में हम ये डाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फॉर जीएसटी पर्पज इट इज स्टेट, इसलिए उसको स्टेट माना जाता है। तो अभी हमारे लिए यूनियन टेरिटरी के डेफिनेशन में कौन कौन आ रहे हैं, उसमें आ रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आ रहा है। अब इसके साथ में क्या जोड़ दिया, दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, ये एक साथ एक ही पॉइंट में जोड़ दिया। फिर इसके साथ में एक नाम और लिख दिया, लद्दाख, लद्दाख भी आएगा, चंडीगढ़ आएगा और जो भी अदर टेरिटरीज है। एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि लद्दाख को आप और ऐड कर देना, ठीक है ना। अब इसको समझना, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज बाइफर्केटेड इंटू टू यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। Jammu and Kashmir becomes a union territory with legislature, whereas Ladakh becomes the union territory without a legislature. And the definition of UT amended to include the UT of Ladakh. लद्दाख को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक। चलिए, तो अच्छा ये देखिए नोट, जम्मू एंड कश्मीर इज यूटी विद लेजिस्लेचर हैंस टू बी क्लासिफाइड स्टेट अंडर जी। जम्मू एंड कश्मीर आज भी एज ए स्टेट ही माने जाएंगे जीएसटी। तो दैट इज द अमेंडमेंट विद रिगार्ड टू द सप्लाई चैप्टर। तो बहुत सिंपल सा अमेंडमेंट है, एग्जाम में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। आई होप आपको पूरा अमेंडमेंट जो आ गया। किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।